नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ और भारत और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको बताने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, खेल जगत और मनोरंजन का पूरा हाल। इसी के साथ में राजनीतिक जगत में क्या कुछ बड़ी हलचल होती हुई नजर आ रही है, सुबह 9 बजे तक हर एक डिटेल मॉर्निंग अपडेट के साथ में आपके सामने रखेंगे। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। दरअसल ट्रक और बस की टक्कर की वजह से 7 लोगों की यहां पर जान चली गई है, वहीं कई लोग बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। तो जानकारी के मुताबिक दौसा में बस और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई और टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसके बाद में दोनों ही वाहनों ने आग पकड़ ली और आग पकड़ने की वजह से कई सारे लोग जो इन वाहनों में सवार थे वो इस आग की चपेट में आ जाते हैं। कई लोग बुरी तरीके से आग में झुलस गए, वहीं 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। मौके पर अफरा तफरी कैसे मचती हुई नजर आई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो आपको बता दें कि इस बस के अंदर 39 लोग सवार थे और ये हरिद्वार से इंदौर के लिए जा रही थी, लेकिन बीच में ये भीषण सड़क हादसा हो जाता है और 7 लोगों की मौत हो गई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ सकती है। घटनास्थल पर एसपी और डीएम दोनों मौजूद हैं। घायलों और को जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है वहां से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो राहत और बचाव अभियान भी लगातार जारी है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं जिनको अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली ये घटना एक्सप्रेसवे पर सामने आई जब अचानक से टक्कर हो जाती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस की, जिसमें करीबन बताया जा रहा है कि 39 लोग हरिद्वार से इंदौर जाने के लिए सवार थे। 7 लोग अब तक अपना दम तोड़ चुके हैं, संख्या भी बढ़ सकती है। और जैसे ही टक्कर होती है उसके बाद वाहन आग पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों के लिए बाहर निकलना है वो मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से जो लोग अंदर बैठे थे वो झुलस जाते हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जो जानकारियां मिल रही हैं। तो जैसे ये टक्कर होती है, आग लगती है, तुरंत जो दमकल कर्मी है उनको सूचित किया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ साथ में एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया जाता है। इसी के साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंसेस के साथ साथ में पुलिस की मौजूदगी, डीएम भी और एसपी भी मौके पर मौजूद। तो देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं कि कितना भयंकर ये हादसा था। आगे बढ़ते हुए खबरों में अब बात करते हैं जापान के पीएम की, जो कि भारत के दौरे पर है। इस बीच जापान और भारत के बीच में कई एमओयू के ऊपर भी हस्ताक्षर किए जाने हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो ये है कि ट्रेड में से कैसे डॉलर को आउट किया जाए, इस पर भी बातचीत संभव है। भारत और जापान आपसी कारोबार में डॉलर को बाहर का रास्ता दिखाने की पिच तैयार करने में जुटे हैं। दोनों देश लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क की स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम सनाए तकाइची की शिखर वार्ता में भारत जापान व्यापार में डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए रुपए येन में सीधे ट्रेड का बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर आरबीआई और जापान के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क पर एमओयू की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत भारत में नॉन रेजिडेंट जापानी संस्थाओं को भारतीय बैंकों में खाते खोलने की अनुमति दी जाएगी। इससे दोनों देशों के वित्तीय संस्थान अमेरिकी डॉलर के बिना सीधे येन और रुपए में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जा सकेगा और डॉलर के बिना सीधे भुगतान से लेन देन की लागत और समय दोनों घटेंगे। जापान की प्रधानमंत्री तकाइची 3 दिनों के भारत दौरे पर रहेंगी और इस दौरान पीएम मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच कारोबार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर जापान और भारत के पीएम बातचीत करेंगे। रणनीतिक सहयोग के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेता बातचीत करेंगे। बता दें कि भारत जापान के बीच कारोबार में डॉलर आउट का संयुक्त विजन साल 2025 में पीएम मोदी की टोक्यो यात्रा के बाद जारी किया गया था, जिसमें स्थानीय मुद्रा में दोनों देशों के बीच कारोबार करने का जिक्र किया गया था।
और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें अभिषेक बैनर्जी के घर पर जो पथराव हुआ था वो जारी किया गया है। इस बीच अभिषेक बैनर्जी ने पथराव को लेकर शुभेंदु अधिकारी की सरकार के ऊपर निशाना बोला है और साथ साथ में कानून व्यवस्था के ऊपर भी कैसे बड़े सवाल गंभीर खड़े किए गए हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने जो सीसीटीवी वीडियो जारी किया है उसमें एक बाइक सवार कोलकाता में अभिषेक के घर पर पत्थर फेंकते कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरों में देखिए दिन का वक्त, काली बाइक पर हेलमेट पहना एक शख्स अपनी बाइक को पहले अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर रोकता है और फिर सड़क से एक पत्थर उठाकर अभिषेक के घर पर फेंक देता है जो वापस जमीन पर आकर गिर जाता है। उसके बाद ये बाइक सवार फिर से जमीन से पत्थर उठाता है और दूसरी बार अभिषेक के घर पर पत्थर फेंकता है। इस बार भी पत्थर वापस जमीन पर आकर गिर जाता है। जब ये शख्स घर के अंदर पत्थर नहीं फेंक पाता है तब पत्थर को गेट के बाहर छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन ये पूरा वाकया अभिषेक बैनर्जी के घर के सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गया। अब इसी सीसीटीवी वीडियो के बहाने टीएमसी सांसद ने पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी से कई सवाल पूछे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने पूछा कि हाल ही में जो पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 पास हुआ है वो क्या इस पर भी लागू होगा? ये सिर्फ कानून व्यवस्था का फेल होना नहीं है, ये हिंसा का खतरनाक संस्थागतकरण नहीं है। पुलिस कहां थी? किसके कहने पर इस बदमाश ने इतना बेखौफ होकर हमला किया और बिना किसी डर के चला गया? अभिषेक बैनर्जी ने अपने घर पर हुए पथराव में खिड़की का शीशा टूटे जाने का भी दावा किया है और बंगाल सरकार पर डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगा दिया है। और अब खबरों में हम आपको मिनिस्टर वर्सेस इंजीनियर की ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुई टक्कर दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर कैसे मंत्री जी ने फटकार लगाई है आप देखिए। अगर आपको नेता बनना तो इस्तीफा दो, आओ सबके सामने नेता बन जाओ आगे। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को फटकार लगाते ये हैं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में बिजली की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक हो रही थी। बैठक में डीएम, सीडीओ, पावर कॉर्पोरेशन इंजीनियर और एक्सीएन अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले की खराब बिजली सप्लाई को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान शिकायतों को लेकर मंत्री जी काफी नाराज हो गए और चीफ इंजीनियर पर भड़क उठे। बिजली विभाग को उपभोक्ता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो उससे अपना व्यवहार शालीन रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए, भाषा संवैधानिक होनी चाहिए। गुंडागर्दी वाला भाषा नहीं है। मैंने अगर आपको नेता बनना तो इस्तीफा दो, आओ सबके सामने नेता बन जाओ आगे। आपने अखबारों पे आग रख दिया कि मैं किसी दबता नहीं, मैं पीछे नहीं हटता, मैंने संभल भी देखा है। ये क्या तरीका है? ये नेताओं बड़ी भाषा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी जब मंत्री अनिल कुमार ने फोन पर बातचीत के दौरान चीफ इंजीनियर को फोन पर हड़का दिया था। एक बात सुनो चीफ साहब, अगर ये मुकदमा लिखवाया ना तो ठीक है, सुनो मेरी बात, ठीक है? जब इन लड़कों ने धन्यवाद करा, माफी मांगी, सब सारा आपका थैंक्स भी अदा कर रहे हैं। हम आपकी सारी बात समझते हैं, इस बात को समझते भी हैं, इस बात को। भाई गर्मी है, एक बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ ना उस बात जितना मैं कह रहा हूँ, ये मुकदमा लिखा जाना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट एंड लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको बात, ऐसा ना दोबारा मैं लेकर बैठो तो मैं सारा करूँगा। पूरा प्रकरण बिजली कटौती पर जेई के घेराव करने से शुरू हुआ था। कटौती से परेशान लोगों ने बिजली घर पर हंगामा कर दिया था। जेई ने घेराव करने वालों के खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी थी, जिसके बाद राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं और कार्यकर्ता इसकी शिकायत लेकर मंत्री अनिल कुमार तक पहुंचे थे और चीफ इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए थे। और जब बिजली की समस्याओं को लेकर बैठक हुई तो उस दौरान एक बार फिर चीफ इंजीनियर विनोद कुमार पर मंत्री जी ने तल्खी दिखाई। ये क्या तरीका है? ये नेताओं बड़ी भाषा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अखबार में बयान तुम्हारा
एक बार में जो भी है एक बात सुनो, ये जो भी है ये बेकार बात मत करो। मामले में जब से चोरी की बात सामने आई है तब से कई परतें जांच में खुल रही हैं। ऐसे में फिलहाल चंपत राय को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि चंपत राय के साथ साथ में अन्य लोगों के साथ में भी आज पूछताछ संभव है और क्या कुछ बड़ी डिटेल सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर डिटेल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी राम के नाम पर बनी टीम पर अब दागों की परतें चढ़ती जा रही हैं। ये वही टीम जिसमें चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, वही टीम जो बरसों तक कभी राम मंदिर की व्यवस्था और पारदर्शिता का चेहरा बताई गई, लेकिन अब उसी टीम के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा है। जांच एजेंसियां सबसे एक एक कर पूछताछ कर रही हैं। आज ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ संभव, गोपाल राव से भी जांच एजेंसियां कर सकती हैं पूछताछ। इसके अलावा 70 से 80 लोगों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। आरोपियों से संबंध और कैशियर की नियुक्ति में सिफारिश समेत कई पहलुओं पर सवाल जवाब हो सकते हैं। चंपत राय को लेकर पुलिस सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों का दावा है कि चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय से सिर्फ चढ़ावा चोरी पर ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल किए गए। चंपत राय से सवाल, मंदिर की व्यवस्था कैसे चलती थी, चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, कर्मचारियों पर निगरानी कैसे रखी जाती थी, शिकायतों पर क्या कार्रवाई होती थी। सूत्रों का कहना है कि अब उनके जवाबों का मिलान दूसरे गवाहों के बयानों और जांच में मिले दस्तावेजों से किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल तो हैं ही, जांच भी हो रही है, लेकिन अब जमीन घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष के साथ मिलकर अयोध्या के तेंधा गांव में करीब 3 बीघा जमीन का बयाना कराया था। बताया जा रहा है कि 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए में ये सौदा तय हुआ था। सूत्रों का दावा है कि टिन्नू इस जमीन पर फार्म हाउस और रिजॉर्ट बनाना चाहता था। जांच एजेंसियों को शक है कि कथित चोरी की रकम से बाद में जमीन की रजिस्ट्री कराने की योजना थी। करोड़ों राम भक्तों की यही चाहत है कि राम के दरबार में चोरी करने वाला बड़ा हो या छोटा, उस पर एक्शन होना ही चाहिए। तो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के पूरे मामले में एक तरफ जहां जांच पड़ताल तेज हो रही है, वहीं आए दिन किसी न किसी आरोपी के ऊपर एक्शन भी हो रहा है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में राजनीति कैसे तेज हो गई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद यूपी में सियासी लड़ाई एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सियासी हमले लगातार तेज कर रहा है। चंदा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को देखते हुए अब कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। दिन भर चले सियासी घमासान के बाद शाम को अजय राय को राम मंदिर में दर्शन का मौका मिला। मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। रामलला का दर्शन करके प्रभु से एक ही चीज मांगा कि जो यहाँ भ्रष्टाचार, जो यहाँ लूट हो रही है, जो चढ़ावा में चोरी हो रही है, भगवान उनके ऊपर निश्चित उनको दंड मिले और कार्रवाई हो। ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए जो आज इस पवित्र भूमि को जो उन्होंने अपमानित किया है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, ये प्रकरण पूरे सनातनी जगत के हृदय को विदीर्ण करने वाला है। ये दुखदाई है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण पूरे सनातनी जगत को, 100 करोड़ सनातनियों के हृदय को विदीर्ण करने वाला है। तो इस विषय पर हम क्या कह सकते हैं, अभी जांच चल रही है, चलने दीजिए। साकेत भवन के पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास जी महाराज ने कहा कि एसआईटी जांच हो रही है, परत दर परत चीजें खुल रही हैं, शिकंजे कसे जा रहे हैं। 15 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। निश्चित रूप से एसआईटी जांच लगातार कर रही है, कई खुलासे किए हैं।
परत दर परत खुल रहा है, शिकंजे कसे जा रहे हैं, लेकिन अभी इसमें अवधि बढ़ा दिया गया। आपने एक भाषण मुख्यमंत्री जी को सुना होगा कि एसआईटी ने कहा था कि थोड़ा सा समय बढ़ाया जाए, और समय बढ़ा दिया। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वह गतिशील है। देखिएगा 15 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी। बहुत गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है। यह इस पे पारखी नजर रखा जा रहा है, एकदम गहनता से इसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो वहीं यूपी सरकार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता और एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दोषी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। दोषी कोई भी उसे सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावना आहत हुई है। और हमें विश्वास है, योगी जी ने कहा है कि हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में फिलहाल जो कटौती है वो कर दी गई है और नए दाम आज से लागू होने की बात भी कही गई है। तो ये बड़ी खुशखबरी आ रही है सभी उपभोक्ताओं के लिए। सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपए घटा दिए गए हैं और नई कीमतें आज से लागू होंगी। तो जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनातनी थी वो बढ़ी थी, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन थी वो एस्केलेट हुई थी, तभी से लगातार जो कीमतें थी उसमें सिर्फ बढ़ोतरी की गई है। लेकिन पहली दफा यहाँ पर जो गिरावट है वो दर्ज की गई है और कम किए गए हैं पैसे। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपए घटा दिए गए हैं और इससे उपभोक्ताओं में खुशी की लहर भी होगी, क्योंकि जब से सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो दुख देखने को मिल रहा था। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर कमल अख्तर के इस्तीफे के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव की बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कैसे ओवैसी अब आक्रामक नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अखिलेश यादव की पार्टी एसपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक है या समाजवादी पार्टी के अंदर ही खींचतान चल रही है? ये अब सबसे बड़ा सवाल पार्टी के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से एसपी सांसद रुचि वीरा से विवाद के बाद एसपी नेता कमाल अख्तर ने यूपी विधानसभा में एसपी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पार्टी नेताओं के बीच तकरार चल रही है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी सफाई देती नजर आ रही है। पार्टी में पद आते हैं जाते हैं, ये तो फैसले अध्यक्ष के होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है, वो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, कोई ना कोई उसमें वजह होगी कि उन्होंने क्यों इस्तीफा लिया। क्या हो सकता है इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी देने वाले हों। तो मैं समझता हूँ ये तो पार्टी का एक रूटीन वो है, कभी पद किसी को मिलता है, कभी पद किसी को मिल जाता है। समाजवादी पार्टी भले इसे रूटीन प्रक्रिया बता रही है, लेकिन कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे पर राजनीतिक रंग चढ़ गया है। चूंकि मामला मुस्लिम नेता से जुड़ा है, तो इस पर एआईएमआईएम भी सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं है और कमाल अख्तर के बहाने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एसपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज करते हुए मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रही है। जो मुसलमान नेता उनकी पार्टी में भी हैं, समय समय पर उनको भी जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अखिलेश यादव जी ने दबाव देकर बहुत ही अपमानित करते हुए कमाल अख्तर जी को मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया, रुचि वीरा के दबाव में, जो अभी कुछ दिन पहले दूसरे दल में थी और जो 50% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य वाली मुरादाबाद लोकसभा से जीत करके आई है। इस बीच मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक कमाल अख्तर ने नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी ने उन्हें हमेशा बड़ी जिम्मेदारी दी है और आगे भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो शिद्दत के साथ निभाएंगे। देखिए, जहां तक कोई किसी तरह से उसको जोड़े, घर परिवार में ये चीजें चलती रहती है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये एक रूटीन चीज है, रूटीन प्रक्रिया है। विधानमंडल के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, ये उसी तरह की प्रक्रिया है। कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे पर
एसपी सांसद रुचि वीरा जो पॉलिटिकल एपिसेंटर बनी हुई हैं, इसको लेकर रुचि वीरा ने भी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, जो चल रहा था वो प्रकरण, उससे अवगत कराना तो मेरी जिम्मेदारी थी। वो बात खत्म हो गई, उस बात को इस बात से क्यों जोड़ा जा रहा है? जैसे कमाल अख्तर जी का जो इस्तीफा है वो कहीं ना कहीं आपके जो मुद्दा पूरा चल रहा है उससे जोड़ कर देखा जा रहा है। अब ये आप लोग देख रहे हैं ना, हमारी पार्टी तो नहीं देख रही जोड़ के। बता दें कि 14 जून को मुरादाबाद में पीडीए का सम्मेलन हुआ था और खबर है कि इसी सम्मेलन में रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद लखनऊ में आला कमान ने मीटिंग बुलाई थी और फिर मंगलवार को कमाल अख्तर ने जैसे ही मुख्य सचेतक पद छोड़ा, उस पर विवाद छिड़ गया। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एसपी के अंदर ही मुस्लिम वोटों की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से अखिलेश की सरकार के ऊपर बड़े सवाल यानी कि पूर्व सरकार के ऊपर खड़े किए हैं। और ऐसे में रामपुरी चाकू कैसे उनको याद आया और कैसे अखिलेश यादव के ऊपर उनकी तरफ से प्रहार किया गया है, आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को रामपुर दौरे पर थे, जहां पर वो सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया और अपने चिर परिचित अंदाज में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। सीएम योगी ने आगे बढ़ते हुए एसपी के शासन में सरकारी विज्ञापनों को लेकर भी बड़ा हमला बोला और बिना नाम लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर लूट खसोट करने का बड़ा आरोप भी लगा दिया। कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री योगी यहीं पर नहीं रुके, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को लेकर भी पूर्व की एसपी सरकार पर हमला बोला। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। बता दें कि यूपी के सीएम योगी ने रामपुर दौरे पर 690 करोड़ की सौगात दी, जिसमें 102 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को लैपटॉप, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को अनुदान राशि और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए और प्रदेश के विकास में विशेष योगदान देने वाले व्यापारियों को सम्मानित भी किया। और अब एक गुड न्यूज की बात करते हैं जो कि सहारनपुर वासियों के लिए आई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो 620 करोड़ रुपए की सौगात में क्या कुछ खास देने वाले हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम यूपी के सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी एड्रेस करेंगे। आज सहारनपुर में योगी
सुबह 11 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस्माइलपुर में कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 620 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोपहर में पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम किया है। और आज समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनका जन्मदिन है। इसी अवसर पर अलग अलग तरीके से जो समर्थक है वो उनका जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भगवान मानकर उनकी पूजा भी की जा रही है। जो पोस्टर लगाए गए हैं उसके अंदर अखिलेश यादव के 4 हाथ नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें बनारस से सामने आई है, जहाँ पर वाराणसी में जन्मदिन पर अखिलेश यादव को भगवान बनाकर समर्थकों ने उनकी पूजा अर्चना करी है। भगवान विष्णु के अवतार कलयुग में कल्कि भगवान जन्म लेंगे और वो कृष्ण भगवान के ही रूप में, क्योंकि कृष्ण भगवान कलयुग में अवतार लेने वाले हैं। वो विष्णु और कृष्ण भगवान के ही अवतार है। उसी रास्ते पे भगवान हमारे लिए जो भगवान जो देश के लिए श्री कृष्ण के साथ श्री अखिलेश यादव जी हैं। क्यों ये राम मंदिर का मुद्दा जो चोरी हो रहा है, लोग चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये हमेशा हर मंदिरों के लिए उठाएंगे। यही है कि हम चाहते हैं कि वो हर तरह से हर जन की के लिए मदद के लिए खड़े रहे। वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव को भगवान बनाकर समर्थकों ने पूजा की है। तो वहीं मुरादाबाद में अखिलेश यादव की 53 फीट का जो केक है वो खास तौर पर बनाया गया। सपा सांसद रुचि वीरा ने समर्थकों के साथ में सपा प्रमुख का जन्मदिन भी बनाया। तो आप देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बनारस के साथ साथ में मुरादाबाद में भी अखिलेश यादव का जन्मदिन उनके समर्थकों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। तो जहां एक तरफ उन्हें भगवान के रूप में पूजा गया, तो वहीं दूसरी तरफ 53 फीट केक जो था वो बनाया गया था, उसको काटा गया। और इस दौरान रुचि वीरा ने भी समर्थकों के साथ में सपा प्रमुख के जन्मदिन को मनाया। और अब बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां पर 53 साल पुराने ब्रिज को अब ढहा दिया जाएगा। दरअसल पहले जो आईआईटी की रिपोर्ट आई उसके बाद में निर्णय लिया गया है, क्योंकि पहले इस ब्रिज की मरम्मत करने की बात कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो डिमोलिशन की तस्वीरें खबरें हैं वो सामने कैसे आई हैं आपको दिखाते हैं। हर तरफ दरारें पूरी तरह से जर्जर। करीब करीब खंडर में तब्दील 53 साल पुराना ये ब्रिज ध्वस्त किया जाएगा। अहमदाबाद के सुभाष ब्रिज को गिराकर 8 लेन का नया पुल बनाने की प्लानिंग है। 241 करोड़ रुपए की लागत से नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अहमदाबाद शहर के पूर्वी और पश्चिम हिस्सों को जोड़ने वाले सुभाष ब्रिज की मरम्मत नहीं होगी। अब इसे पूरी तरह से तोड़कर नया बनाया जाएगा, जिसमें 2 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। अहमदाबाद के बीच सेंटर में बंधा हुआ ये सुभाष ब्रिज पूरा का पूरा डिमोलिशन किया जाएगा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी हम यहाँ पर सुभाष ब्रिज पे ही खड़े हैं, जो अहमदाबाद के बीच सेंटर में बना हुआ जो रिवर फ्रंट पे बंधा हुआ ये सुभाष ब्रिज है, इसको पूरा का पूरा तोड़ा जाएगा। जिसकी वजह है कि जो अभी जो IIT रुड़की का जो रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा का पूरा ब्रिज उसकी क्वालिटी काफी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से बीच में काफी क्रैक भी हो गए थे और उसी की वजह से ये पूरा ब्रिज डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन इसकी प्रोसेस काफी लंबी चली है। जब गंभीरा ब्रिज टूटा था तो उसके बाद इसकी रिपोर्ट भी की गई थी, लेकिन तब ये रिपोर्ट में ये एकदम बराबर दिखाया गया था। लेकिन इसके बाद थोड़े ही टाइम बाद जब दिसंबर 2025 में इसका फिर से रिपोर्ट करवाया गया, जो बीच में इसके क्रैक देखे, तो इसके बाद IIT रुड़की, IIT बॉम्बे और जो NIT सूरत है उसके पास इसका रिपोर्ट करा गया। लेकिन जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में ऐसा आया गया कि ये जो ब्रिज है, इसके जो बीच है, आप जो स्पैन देख सकते हो, वो ही सिर्फ मजबूत करने की जरूरत है। मतलब जो बीच के जो ये स्पैन है उसको सिर्फ स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उसकी कामगिरी भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो काम चलते ही बाद में अभी फिलहाल 2 दिन पहले IIT रुड़की का रिपोर्ट आया, जिसकी वजह से बताया गया है कि ये ब्रिज को पूरा ही तोड़ना पड़ेगा। नया ब्रिज पोर्टल फ्रेम डिजाइन पर बनाया जाएगा, जिससे पुल की लाइफ 100 साल से ज्यादा की होगी। 53 इयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके
100 ईयर्स के लिए आप अगर बिल्ड करते हैं, उससे अच्छा है कि आप पोर्टल फ्रेम पे चले जाएं, पुराना स्ट्रक्चर छोड़ दें, और इसमें आपका कॉस्ट इम्पैक्ट भी इतना नहीं आ रहा है, तो वी ऑल सजेस्ट कि भी आप पोर्टल फ्रेम पे नया पूरा ब्रिज बना दें, ताकि 100 ईयर्स का आपका प्लानिंग प्रॉपरली हो सके। ये ब्रिज टूटने के बाद 250 करोड़ मतलब कि 250 करोड़ का बजट इसके लिए बनाया गया है, जिसमें 5 से 7 करोड़ ये पूरा ब्रिज तोड़ने में लगेगा, और उसके बाद जो बाकी का बजट है उसमें से ये पूरा ब्रिज बनाया जाएगा, जो पूरा का पूरा 8 लेन ब्रिज बनेगा। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ रूजन चानिया, टाइम्स ऑफ भारत। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया, लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल भी हो गए हैं। सबको बता दें कि ये सड़क हादसा बेहद ही भीषण था। दौसा में ये सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ट्रक की और बस की टक्कर हो गई। तो भीषण हादसे में अब तक 8 लोगों की जान चली गई है और मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। दरअसल हरिद्वार से इंदौर एक बस जा रही थी, 39 लोग इस बस में सवार थे, तभी ये जो हादसा है वो हो गया। तो आपको बता दें कि हादसे के बाद बस में अफरा तफरी मच गई और कई यात्री आग की चपेट में आ गए, क्योंकि जैसे ही बस की और ट्रक की टक्कर हुई उसके बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई थी। ऋषिकेश से इंदौर स्लीपर बस जा रही थी, हंस ट्रेवल्स इंदौर की, और एक ये ट्रॉला है, खाली ट्रॉला। तो ये जो मुंबई जाने वाला रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर शायद उन्होंने ओवरटेक किसी ने करना चाहा होगा, और वो साइडवेज ये भिड़े हैं और भिड़ के ये कच्चे में उतर गए हैं। तो जो उस समय जो हल्की फुल्की जो इंजरीज थी वो तो निकल के चले गए थे हॉस्पिटल में, और इसमें जो बाद में आग लगी है उसमें 6 डेथ तो आग लगने से और 2 जनों की डेथ हेड इंजरी से, टोटल 8 डेथ्स हुई हैं। बाकी जो यात्री हैं वो छोटी मोटी चोट है उनके, वो सकुशल हैं।